नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं बायोलॉजी के सेकेंड क्लास में, जो कि है लसिका परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। तो प्रारंभ करते हैं लसिका तंत्र। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लसिका क्या है, लसिका कोशिकाओं के बारे में, लसिका वाहिकाओं के बारे में, लसिका गांठें, लसिका अंग और उनके कार्यों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लसिका क्या होती है। रुधिर वाहिकाएं एवं उत्तकों के मध्य रिक्त स्थान के एक रंगहीन स्वच्छ तरल पाया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। तो जो ब्लड वेसल और उत्तक होते हैं उसके बीच में एक रंगहीन और स्वच्छ तरल पदार्थ लिक्विड पाया जाता है, जो कि लसिका कहलाती है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर उत्तक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है और इस छने हुए द्रव को उत्तक द्रव या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। लसिका में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि रक्त जो लसिका है वह कलरहीन होता है, मतलब रंगहीन होता है, इसलिए श्वेत रक्त कणिकाएं उसमें पाई जाती हैं, जबकि आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन का इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है तथा CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। जल उत्तकी द्रव्य वाहिकाओं वेसल्स में एकत्रित हो जाता है, तब इन वाहिकाओं को लसिका वाहिका लिम्फ वेसल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लसिका कोशिकाएं लसिका तथा रुधिर के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन्स आदि के प्रसार के माध्यम का कार्य करती है। अंत में लसिका वाहिकाएं संयुक्त होकर वक्षीय वाहिनी तथा दाहिनी लसिका वाहिनी का निर्माण करती है, जो शिरा तंत्र यानी वेन सिस्टम से जुड़ जाती हैं। लसिका की यदि अंग की बात करें तो लसिका पुटक, टॉन्सिल्स, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा लसिका अंग कहलाते हैं। लसिका वाहिनियों से संबंधित अंगों को लसिका अंग कहते हैं। इनमें लिम्फोसाइट WBC का निर्माण होता है, जो कि शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। तो WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो लसिका अंग में होता है या लसिका में होता है। लसिका गांठें, प्लीहा, थाइमस, टॉन्सिल्स आदि लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या हैं? जो बाहरी पदार्थों, जीवाणु आदि से शरीर की सुरक्षा हेतु कार्य करती रहती हैं। आहार नाल में वसा, पाचन के फलस्वरूप बने वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल रुधिर वाहिकाओं में न जाकर लैक्टिलियल्स द्वारा लसिका तंत्र में पहुंचते हैं। लसिका के यदि कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य है जल का अस्थायी संचय। शरीर में जो भी जल प्रवेश करता है तो लसिका वाहिनियां अस्थायी रूप से उसको इकट्ठा कर लेती है और यह एक जलाशय रिजर्वायर का भी काम करती है। दूसरा इसका कार्य देख ले, अधिकतम जल का यह अवशोषण करती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, जितना भी ज़्यादा जल हमारे शरीर में उपस्थित होता है तो उससे लसिका एब्जॉर्ब कर लेती है। थर्ड है संक्रमण से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस। लसिका में जो मौजूद है लिम्फोसाइट्स वह रोगाणुओं को नष्ट कर संक्रमण से मनुष्य की सुरक्षा करते हैं। फोर्थ इसका जो कार्य है दीर्घाणुओं का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लसिका द्वारा बड़े बड़े अणुओं जैसे प्रोटीन, हार्मोन आदि को रुधिर परिसंचरण में जाकर डाला जाता है, क्योंकि ये अणु रुधिर कोशिकाओं की भित्तियों को नहीं छेद पाते हैं, अतः ये अणु सीधे रुधिर परिसंचरण में नहीं पहुंच पाते हैं। पांचवा कार्य है वसा का परिवहन। वसा का परिवहन लसिका के द्वारा ही होता है। आहार नाल में वसा के पाचन के पश्चात वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल से ये रुधिर वाहिकाओं में न जाकर लैक्ट्रियल में जाते हैं और वहां से लसिका तंत्र में पहुंचते हैं। लसिका और रुधिर में के बीच अंतर हम देख लेते हैं। तो जो ब्लड है यह गहरे लाल रंग का होता है, जबकि लसिका
एक छना हुआ रुधिर एवं रक्तहीन उत्तक होता है। वहीं रुधिर जो है ब्लड है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी उसमें उपस्थित होता है, जबकि लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होता है। ब्लड में जो है प्रोटीन्स की मात्रा और न्यूट्रोफिल की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि लसिका में प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है, जबकि लिम्फोसाइट्स की संख्या सर्वाधिक होती है। रुधिर में फाइब्रिनोजेन की मात्रा अधिक होने से रक्त का थक्का आसानी से बन जाता है, जबकि लसिका में फाइब्रिनोजेन की मात्रा कम होने से रक्त के थक्के जमने की शक्ति इसमें निहित होती है। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। सेकंड क्वेश्चन है रक्त प्लेटलेट्स विम्बाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें से सही है, उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन होता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन या कोगुलेशन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो हेपेरिन के कारण ही रक्त का स्कंदन या कोगुलेशन नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। और रक्त समूह का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो रक्त समूह का आविष्कारक कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो वह पल्मोनरी धमनी या अशुद्ध रक्त का संचार करती है। और मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। और आज का हमारा क्वेश्चन जो क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो वह है विलियम हार्वे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो। यदि आप लोगों के तरफ से कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।